हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जान रहे हैं पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डीसी शंट मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था। अब इस लेक्चर में उससे भी बहुत इम्पोर्टेंट डीसी सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितना भी टर्म उसको कोशिश करेंगे सारा कवर हो जाए। ठीक है, आपको क्या करना है, पेन और पेपर लेके बैठना है, जहाँ पर आपको नोट करने की आवश्यकता हो वहाँ नोट करना और पूरा फोकस आपको वीडियो पर रखना है। चलिए देखिए, ये आपका डीसी सीरीज मोटर है बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो आर्मेचर के साथ इस सीरीज में आपका क्या लगा हुआ, फील्ड वाइंडिंग लगा हुआ। फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस RF मान लिए हैं। RA आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस, EB आपका बैक EMF है जो आपका मेन वोल्टेज को अपोज करेगा। अच्छा, अगर इसमें हम KVL लगाएं तो B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं EB प्लस IA RA प्लस RS। KVL तो आप लगाने जानते होंगे, ठीक है। तो B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, RF माने फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। फील्ड वाइंडिंग को इस कॉइल के द्वारा दिखाएं, मतलब कि ये फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। ये RA आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, तो B बराबर क्या लिख सकते हैं, EB प्लस IA RA प्लस RS मतलब टोटल रेजिस्टेंस। KVL आप लगा लीजिए, बन जाएगा, ये लिख सकते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट बात आपका क्या आता है कि EB बराबर क्या लिख सकते हैं, EB बराबर हम लोग लिख सकते हैं B माइनस IA RA प्लस RS, ये आपका यूज होगा, ठीक है। एक तो ये बात निकल के आया कि बैक EMF का एक्सप्रेशन ये होगा। अच्छा, ये बताइए कि इसमें जो आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो किस करंट के कारण होगा, तो आर्मेचर करंट के द्वारा। लेकिन आप जरा सोचिए, शंट मोटर में जो आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होता था उसको आर्मेचर करंट से कोई मतलब रहता था, नहीं रहता था। लेकिन इसमें आपको मतलब है, मतलब कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो आर्मेचर करंट के कारण प्रोड्यूस होगा। तो आपका फ्लक्स है यानी कि फाई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA कह सकते हैं। तो आप बोलिएगा बिल्कुल कह सकते हैं। अगर यहाँ से हम हटा दें, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो K1 कांस्टेंट ले लिए, तो K1 IA, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप बात समझ रहे हैं। और टॉर्क बराबर आप जानते हैं कि टॉर्क क्या होता है, फाई IA, ये भी आप जानते हैं, ठीक है, ये भी आप जानते हैं। सही है कि टॉर्क आपका किसी भी मशीन में, आपका DC मोटर हो या AC मोटर हो, फाई IA होता है। जब मशीन पढ़िएगा AC मशीन तो साइन फाई लग जाता है, सॉरी कॉस फाई लग जाता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ। अब देखिए, अगर आप बात करेंगे स्पीड का, स्पीड बराबर कल आपको एक एक्सप्रेशन निकाल के दिखाएं थे कि EB/5 होता है स्पीड, प्रोपोर्शनल होता है EB/5। कैसे निकाले थे, अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे तो पहले उसको देखिए, तब ये बेहतर से आपको समझ में आएगा लेक्चर, ठीक है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या फर्स्ट कमेंट में। एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि स्पीड है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा EB/5 का, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि EB है, EB बराबर क्या लिखे हैं आप, B माइनस IA RA प्लस RF अपॉन 5, यह लिखे, ठीक है। तो देखिए N के लिए एक्सप्रेशन जो आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, N प्रोपोर्शनल टू, अगर अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, B/5, ठीक है, माइनस IA RA प्लस RF है अपॉन 5 हो जाएगा, ये टोटल में ब्रैकेट दे दिए। यानी कि यहाँ से अगर हम N का वैल्यू लिख दें, मतलब अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइएगा तो कुछ और आएगा, आपका कांस्टेंट आएगा। तो देखिए, हम अगर रिजल्टेंट लिखते हैं सिर्फ, ठीक है, तो देखिए हम इसको कहाँ लिख दें, इसी को इरेज करके यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, इस स्टेप को। तो इसको रिजल्टेंट अगर लिख दें, यहाँ पर हटाएंगे तो देखिए आपका क्या कितना आ जाएगा, कांस्टेंट मान लीजिए, K1 मान लीजिए, अभी में K2 मानते हैं, तो K2 B/5, ठीक है, माइनस आपका K2 ही होगा, एक ही कांस्टेंट ना आया, K2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, K2 IA इंटू RA प्लस RF अपॉन 5। यानी इतना चीज का हम लोग यूज करने जा रहे हैं आपका
ड्रॉ करने के लिए सब डीसी सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक इतना आपको ध्यान में रखना। जो जो मैंने फुल पत्ती बाउंड्री लगाया है उसको आपको दिमाग में रखना है कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते वक्त, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोगों ने शंट मोटर में आपका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, टॉर्क करंट, स्पीड टॉर्क और आपका स्पीड करंट, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपका टॉर्क, करंट, आर्मेचर करंट, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, इसको आपको यहीं से नोट करते जाना है, इसका नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यानी कि हम एक्स एक्सिस पर आपका ले लेते हैं आर्मेचर करंट, ठीक है, आइए, और वाई एक्सिस पर हम ले लिए टॉर्क टाउ, ठीक है। ये दोनों के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है। तो हम बताए थे कि अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है तो दोनों के बीच का रिलेशन पता रहना चाहिए। तो टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में आप रिलेशन पता कर चुके हैं कि टॉर्क है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो आपका फाई आई है, ठीक है, ये आप जानते हैं, वी नो डैट, ये आप जानते हैं। लेकिन इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर आपका देखिए फाई है, फाई बराबर क्या है, K1 फाई है, लिखेंगे इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर आपका क्या है कि जो फाई है इज इक्वल टू K1 आई ए लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू K1 आई ए लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए तो बताइए यहाँ पर फाई का वैल्यू अगर रख देंगे तो क्या मिलेगा, तो टॉर्क बराबर मिल जाएगा फाई का वैल्यू रखने पर K1 आई ए इंटू आई ए, यानी कि आई ए का स्क्वायर, मतलब टॉर्क प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई ए का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो आपका टॉर्क होगा वो आई ए के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तब ये बताइए, ये तो हुआ, ठीक है, सही है कि टॉर्क आपका आई ए के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। और आई ए स्क्वायर का अगर आप ग्राफ जानते होंगे तो पाराबोला है, जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे खींचते हैं, इस तरह से खींचते हैं। एक क्वाड्रेंट में भी सब बात कर रहे हैं तो इस तरह से हम लोग खींचेंगे, ठीक है, इस तरह से आप ग्राफ खींचिएगा तो ये पाराबोला, तो वही इसी तरह का एक्सप्रेशन है, आपका टॉर्क आई ए का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आपका एक्स स्क्वायर आपका कांस्टेंट मान लेते, कुछ कांस्टेंट होगा, आपका टॉर्क K1 कांस्टेंट मान लेते, K1 मान लिए, K2 मान लिए, K3 मान लेते, K3 आई ए स्क्वायर, तो टॉर्क बराबर K3 आई ए स्क्वायर। यानी कि ये जो आपका राइज होगा, मतलब कि पाराबोलिकली आपका राइज होगा, यानी कि अगर करंट जीरो होगा तो टॉर्क जीरो होगा, करंट जीरो होगा तो टॉर्क जीरो होगा, इसी अनुसार से आपका बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि पाराबोलिकली बढ़ेगा, ठीक है, इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ तक तो सही है कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ा। लेकिन ये बताइए, ये जो हम लिखे हैं कि फ्लक्स K1 फाई है, फ्लक्स बराबर K1 फाई है, यानी कि फ्लक्स है जो आई ए के प्रोपोर्शनल है। तो ये बताइए फ्लक्स कब तक बढ़ेगा भाई, तो कब तक बढ़ता है फ्लक्स, सेचुरेशन तक। क्या सेचुरेशन के बाद आपका फ्लक्स बढ़ता है, नहीं, आप चाहे आई ए कितना भी बढ़ा दीजिए फ्लक्स आपका बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल का कुछ आपका लिमिट रहता है, उससे ज़्यादा वो फ्लक्स क्रिएट नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यही एयर रहता तो जितना आप करंट बढ़ाइएगा उतना ही आपका फ्लक्स बढ़ेगा, वो सेचुरेट नहीं होता एयर कोर। लेकिन अगर आपका मैग्नेटिक कोर है तो वो सेचुरेट हो जाता है एक पॉइंट के बाद। सेचुरेट होने का मतलब क्या, आइए बढ़ा रहे हैं, फाई में कोई आपका चेंजेस नहीं हो रहा है। तो देखिए अभी जो हम ग्राफ ड्रा किए हैं, आपका दो केस हो गया, ठीक है, आपका दो केस यहाँ से हो जाएगा। देखिए केस 1 यहाँ से अगर लिख दें, केस 1 लिख दें, अनसेचुरेशन रीजन, सेचुरेटेड रीजन में लिखते हैं अनसेचुरेटेड रीजन। तो अनसेचुरेटेड रीजन में क्या होगा कि आपका ये कंडीशन रहेगा, मतलब अनसेचुरेटेड मतलब कि आपका सेचुरेट नहीं हुआ है, आपका कोर सेचुरेट नहीं हुआ, यानी कि करंट बढ़ाने पर अभी फ्लक्स बढ़ रहा। जैसे चीनी सेचुरेटेड का मतलब आपको हम समझाए थे, संतृप्त, जैसे चीनी का घोल कैसे संतृप्त हो जाता है,
अगर उसमें चीनी मिला रहे घुल रहा, चीनी मिला रहे घुल रहा। अब एक टाइम ऐसा है कि चीनी घुलने नहीं लगेगा, तो हम कहेंगे कि वो विलयन आपका संतृप्त हो गया, वो सॉल्यूशन आपका संतृप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ करंट आप बढ़ा रहे हैं, फ्लक्स बढ़ रहा है, बढ़ा रहे हैं, फ्लक्स बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि करंट बढ़ रहा है, बढ़ने के साथ आपका फ्लक्स बढ़ने नहीं लगेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि जितना है उतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो पहले हम अनसैचुरेटेड रीजन का बात करें, तब आपका जो आपका टाउ है वो आपका फाई आई ए के प्रोपोर्शनल है, और फाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं K1 फाई। ठीक है, इसी चीज़ को लिख रहे हैं एक अरेंज वे में, तो आपको हम फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, K1 आई है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका टॉर्क आपका कितना हो जाएगा, टॉर्क बराबर आपका हो जाएगा इस केस में टॉर्क प्रोपोर्शनल टू इसका K1 आई ए इंटू आई ए, मतलब टॉर्क प्रोपोर्शनल K1 आई ए का स्क्वायर। अगर आप कांस्टेंट हटाइएगा तो एक मान लेते हैं नया कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं, K1 यहाँ रहने दीजिए, K1 यहाँ मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं K1 K3, जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे आई ए का स्क्वायर। ये आपका टॉर्क आया कब, ये टॉर्क आपका तब आया जब आपका अनसैचुरेटेड रीजन था। अनसैचुरेटेड रीजन बोले तो आई ए बढ़ाने पर फाई ए बढ़ रहा था, फाई बढ़ रहा था। इसको ना भी लिखिए तो काम चलेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो केस 1 हुआ, और केस 1 आपका शुरू में आपका सैचुरेट हो जाएगा कोर, ये नहीं, शुरू में आपका अनसैचुरेटेड में रहेगा, तो शुरू में आपका यही ग्राफ आएगा, यानी कि टॉर्क है यहाँ से क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल, ये सब तो कांस्टेंट है, आई ए का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि केस 1 में ये आएगा कि टॉर्क आई ए का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यानी आई ए का स्क्वायर आता है, तो इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी से चलता है। ठीक है, अच्छा अगर मान लिया जाए केस 2 लेते हैं, केस 2 सैचुरेटेड रीजन, इसमें क्या होगा कि अब आपका क्या टॉर्क बराबर क्या होता है, फाई आई ए होता है, लेकिन अगर सैचुरेटेड रीजन है तो फ्लक्स क्या होगा, अब आपका कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कि अब वो वेरी नहीं करेगा, यानी कि जो फ्लक्स आपका टॉर्क फ्लक्स से आपका आर्मेचर करंट से रिलेशन जो था, अब वो रिलेशन नहीं रहेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन नहीं रहेगा, अब आपका फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो बताइए अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो अब टॉर्क है जो सिर्फ आई ए के ना प्रोपोर्शनल रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। अच्छा, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटा दीजिएगा तो आपका टॉर्क कितना आ जाएगा, मान लेते हैं कि आपका K3 मान लीजिए K4 आई ए कांस्टेंट आ गया, यानी कि आपका इस तरह से आएगा सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो बताइए y = mx का ग्राफ खींचे हैं, तो बोलिए हाँ खींचे हैं, इस तरह से जाता है ना ओरिजिन से, तो ये भी तो उसी तरह का है, y आपका टॉर्क हो गया और x आपका ये हो गया, x एक्सिस आई है और m आपका K4 हो गया। तो इसका स्लोप खींचेंगे, मतलब इसका ग्राफ खींचेंगे, तो इसके बाद में खींचेंगे, यहाँ आपका सैचुरेट कर गया, और इसके बाद आपका ग्राफ क्या होगा, इसी तरह से, मतलब इसी वाला पाथ पर होगा, इस ढंग से। ठीक है, इस रीजन में आपका क्या होगा, इस रीजन में आपका ये रीजन 1 अगर बोल देते हैं तो ये रीजन 2 बोल देते हैं। रीजन 1 है जो आपका टॉर्क है आई ए का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और रीजन 2 में टॉर्क आपका आई ए के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये आपका हो गया रीजन 1 है, जो ये 1 है ये अनसैचुरेटेड हो गया, और रीजन 2 आपका सैचुरेटेड हो गया। तो आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बोलिए। रीजन 1 आपका अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। तो इस ढंग से आपको बनाना है, इस ढंग से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बात करते हैं। ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई, ये पूरा डेरिवेशन आप लिखिए कॉपी पर। अब देखिए, अब हम दूसरा बात करेंगे आपका स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, दूसरा इसी का कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। तो आपको एकदम ध्यान से इधर देखना, सब में 2 केस बनेगा इसमें। क्यों 2 केस बन रहा है, क्योंकि इसमें आर्मेचर करंट है वही आपका फ्लक्स प्रोड्यूस करवा रहा है, और एक टाइम के कारण सैचुरेट हो जाएगा ये। लेकिन आपका डीसी शंट मशीन में ऐसा नहीं था, मोटर में क्यों नहीं था, क्योंकि उसमें आपका फील्ड वाइंडिंग अलग से दिया हुआ था और आई ए पर डिपेंड कर ही नहीं रहा था। चलिए अब आगे बात करते हैं आपका स्पीड वर्सेस
और कार्बेचर करंट। तो देखिए स्पीड आपका ये होगा, आपका यहाँ पर n ले लेते हैं और थोड़ा सा रुक जाइए इस ढंग से, ठीक है, ये आपका I है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप समझ रहे हैं, ये स्पीड ये हो गया और ये I हो गया। चलिए अब देखिए इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचना, तो आपको पहले रिलेशन पता रहना चाहिए दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में देखिए n और I के बीच में हम रिलेशन पहले ही से लेके आ गए। तो n आपका क्या लिख सकते हैं, n बराबर क्या लिख सकते हैं, K2V/5 माइनस K2IA RS, जिसमें बाउंड्री मान है बहुत इंपॉर्टेंट, उसी से आपका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा अपॉन 5। ये आपका स्पीड का हो गया डेरिवेशन, स्पीड का एक्सप्रेशन हो गया ये। अच्छा अब बताइए केस 1 लेंगे। केस 1 क्या लेंगे भाई, केस 1 लेंगे अनसैचुरेटेड रीजन। अनसैचुरेटेड रीजन में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अनसैचुरेटेड रीजन में क्या होगा कि आपका फ्लक्स है जो करंट के प्रोपोर्शनल होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, यानी IA का मतलब कि कितना है, तो फ्लक्स बराबर होगा K1IA होगा, ये अनसैचुरेटेड रीजन में। तो बताइए अनसैचुरेटेड रीजन में अगर ये होगा तो स्पीड बराबर अनसैचुरेटेड रीजन में क्या होगा, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए K2B अपॉन 5 का वैल्यू K1IA, ठीक है, माइनस K2IA RA प्लस RS अपॉन 5 का वैल्यू K1IA। बताइए IA से IA कट गया तो n इज इक्वल टू क्या आ गया आपका K2B। अच्छा K2/K1 को कुछ लिख दो और अनदर कांस्टेंट मान लेते हैं कि K लिख देते हैं। चलिए KB/IA, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस K2/K1 को क्या लिख दे रहे हैं, K लिख दे रहे हैं, या फिर K2/K1 ही लिखिए, कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोग। K1 इंटू ऊपर आ गया RA प्लस RA, यही ना आ गया, ठीक है। चलिए ये आ गया, मतलब कि इसी का ग्राफ हमको खींचना, K2/K1 को एक कांस्टेंट मान ले, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, लेकिन हम K मान ले रहे हैं, इज इक्वल टू, इसको K2/K1 को K मान ले रहे हैं, KB/IA माइनस KRA प्लस RA। ये आपका आया फाइनल इक्वेशन, वेयर K बराबर क्या है, K2/K1, वेयर K बराबर क्या है, K2/K1। तो अब देखिए इसको हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, ये कब होगा, अनसैचुरेटेड रीजन में। तो ये बताइए जब आपका करंट जीरो है, जब भी ग्राफ ड्रॉ कीजिए तो एक्स एक्सिस वालों को जीरो लीजिए। तो जब करंट जीरो रहेगा, आर्मेचर करंट जीरो रहेगा, तो ये बताइए जब जीरो रहेगा नीचे वाला टर्म, तो ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट में से ये तो कुछ कांस्टेंट है और कुछ कांस्टेंट घटेगा, तो आपका क्या कोई फर्क पड़ेगा, इनफाइनाइट में से कुछ कांस्टेंट घटेगा तो इनफाइनाइट आएगा। मतलब जब जीरो होगा आपका आर्मेचर का करंट जीरो होगा तो आपका स्पीड कितना होगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से आएगा ये, ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है, ठीक है, इनफाइनाइट से आ रहा है, यानी कि ये इनफाइनाइट पर है, दिख रहा है ना। अब बताइए जैसे जैसे आपका करंट बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा मतलब इस डायरेक्शन में, जैसे जैसे आपका करंट बढ़ते जाएगा तो आपका स्पीड क्या होगा, घटते जाएगा इन्वर्सली। ये तो कुछ कांस्टेंट है ना भाई, हो सकता है ग्राफ पर इसका कुछ इफेक्ट आए, ठीक है। ऐसे तो हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट ग्राफ में ड्रॉ कर रहे हैं कुछ एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो अभी तो खैर आपका बताइए जैसे जैसे आपका करंट बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड क्या होता है, होते जाएगा, कमते जाएगा, ठीक है, चूँकि इन्वर्सली है। तो आपका बताइए जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा आपका करंट बढ़ेगा, कमते गया। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहाँ सेचुरेट होगा, मान लेते इस पॉइंट पर सेचुरेट होगा और IA के लंबा के लिए, ठीक है। एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहाँ पर सेचुरेट हो जाएगा, ठीक है, ये इन्वर्सली का ग्राफ हो गया, मान लेते इस पॉइंट पर सेचुरेट हो गया, ठीक है। अब देखिए चलिए आगे बात करते हैं, जब आपका क्या होगा कि केस 2 होगा, मतलब सेचुरेशन रीजन, केस 2 यानी कि सेचुरेशन रीजन,
तो बताइए जो केस 2 होगा सेचुरेशन रीजन, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट जब हो जाता तो उसका कोई वैल्यू रहता है, मतलब उसको हटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए जब ये कांस्टेंट हो ही गया, ये कांस्टेंट फ्लक्स आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट को लिख सकते हैं कि मान लेते कि कांस्टेंट का वैल्यू सी मान लेते हैं, सी पर कोई डिपेंड करेगा। तो अब पाई आपका कांस्टेंट हो गया, मान लेते कांस्टेंट को वैल्यू सी हो गया, आपका हो गया 2 वेबर हो गया, 4 वेबर हो गया, 5 वेबर हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो आपका कांस्टेंट हो गया, मान लेते 4 हो गया, या हम मान लें कि सी वेबर हो गया फ्लक्स है जो आपका। तो बताइए एन, अब एन बराबर एन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, K2 आपका, ये तो नीचे फ्लक्स आपका कांस्टेंट हो, इसको सी मान लिए, इंटू भी, ठीक है, माइनस K2 और नीचे वाला तो सी मान लिए, और आइए तो आइए रहेगा, आइए इंटू आर ए प्लस आर ए, यानी कि रेजिस्टेंस का और फील्ड वाइंडिंग का, ये हो गया। अब इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, ये आपका आया सेचुरेशन के बाद, ठीक है। ये कर्व 1 हम दिखा दे रहे हैं, ये कर्व 1 है अनसेचुरेटेड, और कर्व 2 देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये कर्व 2 यहाँ पर आप जो बनाने वाले हैं कैसा बनता है, और वो आपका सेचुरेटेड होगा। तो देखिए सेचुरेटेड रीजन में एक्सप्रेशन ये आया। तो आप इसका ग्राफ जानते हैं y = mx + c का, तो आप बोलिएगा जानते हैं, इस तरह से होता है सर, ठीक है, इस तरह से होता है। इसका स्लोप देखिए पॉजिटिव होता है, ठीक है, स्लोप आपका पॉजिटिव होता है। अगर हम बोलें कि इसका ग्राफ खींचिए y = -mx + c, तो आप बोलिएगा कि स्लोप इसका निगेटिव है, यानी कि इस डायरेक्शन में खींचेंगे तब ना आपका स्लोप निगेटिव होगा। एक्स एक्सिस आपका 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाएगा तो स्लोप अपने आप निगेटिव हो जाएगा, मतलब इस तरह का ग्राफ होगा, इस तरह का, अगर स्लोप निगेटिव है तो। अब इसी को कंपेयर कीजिए इससे, तो कंपेयर कीजिएगा तो y आपका क्या है, स्पीड है, y आपका क्या है, स्पीड है। तो स्पीड = mx, तो देखिए m के जगह पर इसको अगर कंपेयर करेंगे बढ़िया से, अगर इसको इरेज कर देंगे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। इसको इरेज करते हैं 1-2 लाइन, ठीक है, और या फिर हम क्या करते हैं काम कि इधर इरेज कर देते, ये सर ये, ठीक है। चलिए इतना इरेज हम कर चुके हैं। तो अब देखिए एन आपका ये आया, तो इसको देखिए कंपेयर कीजिएगा, थोड़ा सा तीसरा आँख अपना खोलिए, मतलब कि अंदर का आँख, ठीक है। तो एन बराबर देखिए हम इसको अरेंज करके लिख रहे हैं, एम एक्स को देखिए ऊपर वाला, ये आगे वाला को एक्स यहाँ ना है, एक्स एक्सिस आइए है, तो एक्स देखिए ऐसे लिखते हैं -K2C × RA + RS, ठीक है, इंटू आइए प्लस सी, यानी कि प्लस K2/C × V, ये तो आपका सारा कांस्टेंट K2V/C, K2 कांस्टेंट, भी आपका वोल्टेज अपना ये कांस्टेंट, C आपका कांस्टेंट है ही, ठीक है। तो अब बताइए कि इसका ग्राफ अगर आप खींचते थे तो आपका क्या आता था, इस तरह का आता था। जब निगेटिव स्लोप है तो यहाँ भी निगेटिव स्लोप है, और स्लोप का वैल्यू क्या है, तो देखिए तो इतना से इतना ही तक स्लोप है, क्या ये आपका स्लोप दिखा रहा है, क्या ये आपका y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्लोप को, ये x को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, c को। इससे कंपेयर कीजिए, इससे y = mx + c, m को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका K2, ये, ठीक है, ये -m को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, -m को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका -m को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब बताइए इसका ग्राफ तो खींचना है, तो इसी तरह से आएगा, आपको भी पता है, इसी तरह से ग्राफ आना है, यानी कि ये स्लोप निगेटिव है तो ग्राफ तो इसी तरह का आएगा। तो देखिए इसी तरह का ग्राफ आना है, y आपका n है और x आपका i है, और c तो आपका कांस्टेंट है जो यहाँ पर कटता है। तो देखिए यहाँ से आपको ग्राफ खींचना है, तो इस तरह का होगा, इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है, इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, इसके बाद पूरा स्ट्रेट नहीं रहता क्योंकि कुछ कांस्टेंट वगैरह के कारण आपका थोड़ा सा कर्व हो जाता है, ठीक है, यानी कि लगभग आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। और ये जब कट करेगा तो यहाँ पर का भी पॉइंट आप निकाल सकते, आइए को और लंबा कर देते, ये कटिंग पॉइंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए
कटिंग पॉइंट पर आपका ये एक्स एक्सिस पर क्या स्पीड का वैल्यू 0, और जब आपका स्पीड का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पर देखिए अगर आपका स्पीड का वैल्यू 0 होगा तो आइए बराबर आप नहीं निकाल सकते, कितना आ जाएगा बताइए। ये जब 0 है तो आपका देखिए स्पीड जब 0 है तो आइए बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ये 0 है तो K2/C और RA प्लस RF IA इज इक्वल टू K2V/C, यानी कि हम बोल जब स्पीड 0 थी पूरा टर्म को इधर लेना है, पॉजिटिव हो गया। एक्स एक्सिस पर आपका स्पीड 0 ही ना रहेगा, तो बताइए C से C कट गया, K2 से K2 चल गया तो IA बराबर आपका आ गया V/RA प्लस RF, यानी कि यहाँ पर का पॉइंट का अगर आपका तो क्या आएगा वैल्यू V/RA प्लस RF, मतलब जब आपका स्पीड 0 रहेगा ठीक है तो आपका करंट ये रहेगा, स्टार्टिंग करंट कह सकते हैं ठीक है। स्टार्टिंग करंट आपका क्या होगा V/RA प्लस RF ठीक है, ये होगा स्टार्टिंग करंट। इसको क्या छोड़िए, यहाँ से तो ये आ गया। अब देखिए अगर मान लेते इसके करस्पॉन्डिंग कहाँ पर काट रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ पर काटेगा ये, तो ये बताइए यही ना सी रहता था, इंटरसेप्ट जिसको कहते थे, इंटरसेप्ट क्या होगा इस वाला वैल्यू पर क्या होगा, जहाँ पर कट करेगा ये स्ट्रेट लाइन, वहाँ पर होगा क्या कि आपका स्पीड तो रहेगा, आपका करंट का वैल्यू 0, तो जब आपका करंट का वैल्यू 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा K2V/C, ठीक है, ये बच गया। तो इस तरह से आपका कर्व आएगा, मतलब जो आपका रिजल्टेंट कर्व है अगर हम इसको इससे ड्रॉ करें तो आपका यहाँ से यहाँ आपका इस तरह से आपका इन्वर्सली का ये आएगा, और यहाँ से यहाँ तक आपका लगभग स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, लगभग स्ट्रेट लाइन, ठीक है आएगा। तो इस तरह से आपका कर्व आने वाला है स्पीड और आर्मेचर करंट का। तो ये आपका कर्व फर्स्ट हो गया, और यहाँ से कर्व यहाँ से यहाँ तक कर्व फर्स्ट, ये 2, ये आपका क्या हो गया अनसेचुरेटेड, और ये आपका क्या हो गया सेचुरेटेड। तो बोलिए इसमें कोई दिक्कत है क्या, इतना आसान तो है, बस आपको ये भी मतलब कि मैथ ही तो लगाना है, अभी मैथ लगाइए बन गया। इस तरह से आपको कैरेक्टरिस्टिक स्पीड और आर्मेचर करंट का बनाना। चलिए एक लास्ट भी बात कर लेते हैं आपका स्पीड और टॉर्क का। चलिए इसको इरेज किया जाए, स्पीड और टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। आप ध्यान से बोर्ड की ओर देखते रहिए, ठीक है। पहले जहाँ उतारना हो ना कि मिटा दिए तो सोचिएगा कि कैसे आप उतारे मिटा दिए, वीडियो को रिवर्स कर लीजिए, पीछे कर लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए अब आपका जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है टॉर्क वर्सेस आपका स्पीड, ठीक है। तो देखिए आपका स्पीड हम लेते हैं वाई एक्सिस पर, टॉर्क आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लंबा बनाते हैं, अभी देखिए फंस गए थे ना, लंबा बनाना पड़ा। ये आपका हो गया टॉर्क, ये आपका स्पीड। अच्छा ये बताइए टॉर्क बराबर आप क्या पढ़े, दो कंडीशन आपका पढ़े। जब टॉर्क बराबर पढ़े आप फाई आई पढ़े, अब इसमें भी दो कंडीशन आप पढ़े। जब अनसेचुरेटेड था तो आप बताइए फाई बराबर क्या लिखते थे K1, ये आपका K1 IA, तो आपका टॉर्क बराबर क्या आता था K1 IA लिखिएगा तो K1 IA का स्क्वायर, मतलब कि टॉर्क बराबर टाउ बराबर लिखेंगे तो K1 K2 IA का स्क्वायर, इस तरह से आएगा। K2 तो मान लीजिए K3 लिखते हैं, ठीक है, K1 K3 IA का स्क्वायर गौर आ जाएगा कॉन्स्टेंट। ये आपका अनसेचुरेटेड जब सेचुरेटेड रहता था। अच्छा ये बताइए अगर हम यहाँ से IA निकालेंगे तो IA बराबर क्या आएगा, IA बराबर तो आप बोलिएगा कि आपका आ जाएगा √K1 K3, √, टॉर्क टाउ बाई K1 K3। ये आपका कब आएगा जब आपका अनसेचुरेटेड था। अब सेचुरेटेड में देखिए सेचुरेटेड हो जाएगा तो फाई आपका कांस्टेंट हो जाएगा, जब कांस्टेंट हो जाएगा तो सिर्फ टॉर्क आपका किसके प्रोपोर्शनल रह जाएगा, सिर्फ IA के प्रोपोर्शनल। ये तो आपका कांस्टेंट 2 3 4 हो गया, उससे कोई मतलब नहीं। IA का प्रोपोर्शनल रह गया तो टॉर्क आपका टाउ आपका मान लेते कि K3 मान लिया तो K4 मान लीजिए। अरे मानने में कुछ नहीं, कुछ भी मान सकते हैं, K4 IA हो जाएगा। तो यहाँ से अगर IA बराबर लिखे तो क्या हो जाएगा
टाउ टाउ बाई K4, ठीक है। ये कब होगा? जब आपका सेचुरेट करेगा। तो अब देखिए, अगर हम बात करते हैं अंश केस 1 लेते हैं सॉरी, केस 1 जब लेते हैं हम लोग अनसेचुरेटेड का, तो बताइए स्पीड का एक्सप्रेशन क्या था? स्पीड बराबर आपका देखिए क्या था, K2V/5, K2V/5, ठीक है, K2V/5 माइनस K2 IA प्लस RA, ठीक है, अपॉन 5, यह था। अब बताइए अनसेचुरेटेड में क्या होगा? K2V और 5 का वैल्यू क्या रखिएगा? K1 IA, क्योंकि अनसेचुरेटेड है। अब माइनस K2 IA RA प्लस RF, इसका वैल्यू क्या रखेंगे? K1 IA से IA क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और बताइए n बराबर K2/K1, तो हम आपको मानने के लिए बताएं तो K/IA, ठीक है, माइनस यह आ जाएगा K2/K1 को क्या मान लेंगे? K मान लेंगे K2/K1 को, K RA प्लस RA, जहाँ पर लिख देंगे कि ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, जहाँ पर आपका क्या लिख देंगे कि वेयर, यहाँ पर अभी एक्सप्रेशन नहीं आया है, वेयर K इज इक्वल टू K2/K1, ये लिख दिए। अच्छा ये बताइए, हमको तो स्पीड में और आपका टॉर्क में रिलेशन चाहिए। अभी आपका टॉर्क में और आपका स्पीड में और करंट में आया रिलेशन। तो बताइए करंट बराबर अनसैचुरेटेड के केस में क्या था? √टाउ। अच्छा K1 K2 इसको नहीं हटाइए, अभी कुछ शायद कट जाएगा, इसको रहने दीजिए, ठीक है, कुछ आपका मान लिया जाए कट जाता सकता है K2/K1। तो अब देखिए अनसैचुरेटेड के केस में क्या था? आइए, इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड के केस में आपका क्या था कि आइए बराबर, ऑफ नहीं लिखिए, इन केस अनसैचुरेटेड आइए बराबर √टाउ/K1 K3, या फिर आइए बराबर अलग अलग कीजिएगा था √K1 K3। और जब यहाँ पर रखेंगे तो बताइए n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K2/K1, ठीक है, और V और IA का वैल्यू क्या हो जाएगा? IA का वैल्यू हो जाएगा √टाउ/√K1 इंटू √K3, ठीक है, माइनस K2/K1 RA प्लस RA, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये बताइए, जो ऊपर जाएगा एक तो ये कट जाएगा, रूट आपका K आ जाएगा, और ये K3 है ना, ये आपका K3 है, यानी कि K2 √K3, और ये आपका आ जाएगा रूट आपका K1 और V/√टाउ, ठीक है, √टाउ माइनस K2/K और RA प्लस K2/K1 RA प्लस RA, ये आपका फाइनल आया। बस आपको इसमें कुछ है ना, आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है ये, और ऐसा कुछ बात नहीं। तो इसमें देखिए आपका जो स्पीड आया टॉर्क के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया, लेकिन स्क्वायर रूट लगा के, यानी कि स्क्वायर रूट लगा के आया है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आया। तो बताइए जब टॉर्क आपका जीरो रहेगा तो स्पीड क्या रहेगा? इनफाइनाइट रहेगा कि नहीं रहेगा? टॉर्क आपका जीरो रहेगा तो स्पीड आपका क्या रहेगा? इनफाइनाइट रहेगा। तो जब टॉर्क आपका जीरो रहेगा तो स्पीड आपका क्या रहेगा? इनफाइनाइट, यानी कि ऊपर से आएगा। उसी तरह से जैसे अभी आपका स्पीड और आर्मेचर करंट में आया था इनफाइनाइट से, इसी तरह से आएगा, इसी तरह, ठीक है। ग्राफ में थोड़ा बहुत फर्क पड़ने वाला है। चलिए, तो ये आपका अनसैचुरेटेड मान लेते हैं, यहाँ से सैचुरेट होने लगा। ये आपका अनसैचुरेटेड का केस था। अब बताइए जब सैचुरेट होगा, जब आपका सैचुरेट होगा, तो बताइए फाई आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। केस 2 लेते हैं, केस 2 सैचुरेशन वाला, सैचुरेशन रीजन, इसमें क्या हो जाएगा? सैचुरेशन रीजन में आपका फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। जब फाई कांस्टेंट हो जाएगा तो ये बताइए आपका n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर जो आप कांस्टेंट मान लेते हैं c हो गया, तो n बराबर क्या आ जाएगा? K2V/5 के जगह पर c हो जाएगा, और माइनस K2
आई ए और आर ए प्लस आर एफ बाई आपका फाइव की जगह पर सी हो जाएगा। एन इज इक्वल टू K2/C भी माइनस K2/C। तो हमको आई ए को भी हटाना चूँकि टाउ लाना, तो आई ए बराबर क्या लिख देंगे, टाउ अपॉन K4, ठीक है, टाउ अपॉन K4 इंटू आर ए प्लस आर ए, यानी कि ये भी उसी तरह से आ गया। अगर इसको अरेंज करके लिखे तो mx प्लस सी में देखिए, अगर आपको नहीं दिख रहा है, माइनस K2/C इंटू बाई K4, ठीक है, इंटू आर ए प्लस आर एफ है, ये आर ए प्लस आर एफ, ठीक है, और इंटू टाउ, देखिए ये पूरा का, और ये प्लस K2/C इंटू बी, ये पूरा का पूरा देखिए आपका, ये पूरा का पूरा माइनस एम है, स्लोप है, ये आपका वाई है, ये आपका सी है, ठीक है। तो अगर ये देख रहे होंगे तो आपका y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एम प्लस सी, ठीक है। तो ये देख रहे होंगे कि उसी तरह से आया होगा जिस तरह से आपका पिछला आपका ग्राफ बना था स्पीड में और करंट में, लगभग उसी तरह का आया। इसका भी ग्राफ उसी तरह का होगा, इस तरह का होगा, यानी कि इसके बाद ये आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, लगभग ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये इंटरसेप्ट जो काटेगा इस पर, इस वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू 0 यानी कि टाउ 0, जब टाउ 0 होगा तो एन बराबर क्या आएगा, K2V/C, ठीक है। और जब बताइए इस एक्सिस पर क्या होगा कि जब आपका स्पीड जीरो तो टॉर्क क्या आएगा आपका, स्पीड 0 तो टॉर्क आपका आ जाएगा, ये सी से सी कट जाएगा, निकालना पड़ेगा। जब स्पीड 0 तो टॉर्क आपका आ जाएगा K2C K4 आर ए प्लस आर एफ टाउ इज इक्वल टू K2/C इंटू भी, ये K2 से K2 गया, C से C गया, तो टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा, K4V अपॉन आर ए प्लस आर एफ, K4V अपॉन आर ए प्लस आर एफ, ये आ गया आपका स्टार्टिंग टॉर्क कह सकते हैं, ठीक है। जब आपका स्पीड 0 है तो टॉर्क कितना रहेगा, ये टॉर्क बहुत ज़्यादा रहता है, K4V अपॉन आर ए प्लस आर एफ, इसका वैल्यू तो बहुत कम रहेगा, और K4 का वैल्यू बहुत ज़्यादा आता है, और V का भी वैल्यू तो रहता ही है। इसके कारण से स्पीड 0 जब रहता है तो भी टॉर्क आपका स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहता है। इन केस ऑफ देख लीजिए, इसमें आपका स्पीड 0 देखिए ना, जब आपका स्पीड 0 है तो टॉर्क आपका कितना है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, ठीक है। और जब आपका टॉर्क 0 है, जब टॉर्क 0 हो जाता है, यानी कि जब आपका टॉर्क 0 का स्पीड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाता है। तो देखिए अगर हम तीनों को ड्रॉ करते, तीनों एक साथ, जो अभी आप पढ़े तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़े हम, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े टाउ और आई ए, टाउ और आई ए, ठीक है, और टाउ, ठीक है। और इसका इस तरह से आया था और इस तरह से आया, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ओमेगा में और आई ए में, ये आपका आई ए और ओमेगा इस तरह से आया था और इस तरह से आया था, लगभग इस तरह से आया था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन लगभग, ये आपका स्ट्रेट लाइन आया था, यहाँ पर कट किया था, ठीक है, इस तरह से लगभग आया था। ये आपका स्ट्रेट लाइन ही होगा और यहाँ पर भी कट किया था, ये आपका सेचुरेशन पॉइंट हम मान रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं इसमें कि जब आपका करंट 0, आर्मेचर करंट 0 है, तब आपका स्पीड क्या है, इनफाइनाइट है। तो ये बताइए आर्मेचर करंट 0 तो स्पीड इनफाइनाइट है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि अगर गलती से भी नो लोड का कंडीशन आ गया डीसी सीरीज मोटर में, यानी कि जब लोड ही नहीं रहेगा करंट तो बहुत कम रहेगा या ना के बराबर रहेगा, तो उस समय अगर करंट 0 की ओर टेस्ट करेगा तो आपका स्पीड इनफाइनाइट की ओर टेस्ट करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। तो बताइए कभी भी डीसी सीरीज मोटर को हम लोग बिना लोड के स्टार्ट करेंगे नहीं, क्योंकि अगर बिना लोड का स्टार्ट करेंगे तो आपका पूरा एकदम स्पीड बहुत हाई हो जाएगा इनफाइनाइट की ओर, जिससे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है, अनबैलेंस हो जाएगा आपका मोटर और आपका टूटने का संभावना एकदम टूट ही जाना है, ठीक है।
तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना रहता है कि डीसी सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड के नहीं स्टार्ट करते हैं। और एक और बात कि डीसी सीरीज मोटर को ना तो हम लोग बेल्ट पर यानी कि डीसी सीरीज मोटर के बेल्ट पर बेल्ट ड्राइव नहीं बनाते हैं। इससे बेल्ट जो बांध के आपका मशीन कनेक्ट करता है ना, बेल्ट ड्राइव, इसमें बेल्ट वाला सिस्टम नहीं यूज करते, ना चेन वाला सिस्टम यूज करते। क्यों? अगर गलती से बेल्ट टूट गया, नो लोड का कंडीशन आ गया और स्पीड इनफाइनाइट हो जाए, आपका मोटर टूट जाएगा, अगल बगल का भी इक्विपमेंट को ले सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जब आपका टॉर्क 0 होगा तो स्पीड बहुत इनफाइनाइट, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। जब आपका लोड टॉर्क 0 होगा तो स्पीड बहुत इनफाइनाइट की ओर टेंस कर रहा है। वैसे दोनों सिमिलर ही ग्राफ आता है, उसमें भी देखिएगा शंट वाला में तो ग्राफ सिमिलर आया हो। तो ये आज आपका पूरा बात था डीसी सीरीज मोटर का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और नीचे आप कमेंट करके बताइए कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट का आवश्यकता है, और इससे न्यूमेरिकल भी आपको बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछेंगे कि अगर ये बताइए टॉर्क बढ़ने पर स्पीड क्या होगा, तो टॉर्क जब बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा। टॉर्क घटने पर क्या होगा, स्पीड क्या होगा, बढ़ रहा। ऐसे बता सकते हो। फिर कहीं बता दीजिए, देखिए आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, और जब आपका सेचुरेशन से पहले तो ज़्यादा बढ़ेगा, सेचुरेशन के बाद कम बढ़ेगा। और यही आपका देखिए स्पीड पर अगर आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो स्पीड आपका घटेगा, अगर आर्मेचर करंट घटेगा तो स्पीड आपका बढ़ेगा। कहीं से भी बता सकते हैं। ठीक है, आपको बस इतना, आपको तीनों ग्राफ अगर क्लियर है डीसी सीरीज मोटर में, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग टॉर्क जो आपका शुरू में टॉर्क जो रहेगा अनसेचुरेटेड में, तो आपका आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ही रहेगा। तो इसीलिए ना बोल देते हैं कि डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहता है। कोई भी ऐसा मोटर नहीं है जिसमें आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आपका टॉर्क आएगा डीसी सीरीज मोटर के अलावा। इसी कारण से आपका डीसी सीरीज मोटर आपका हाई स्टार्टिंग टॉर्क में यूज होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए थैंक यू।